अगर रुपया इतनी तेजी के साथ गिर रहा है, इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। और अगर खुद को सुनेंगे तो क्या अपना माथा पीटेंगे? क्या अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे? ये तर्क वो तमाम मूर्ख लोग दे रहे हैं जिनको ना अर्थव्यवस्था की समझ है। इसका मतलब यह है कि आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं बल्कि खराब होने की स्थिति में आ गई। इसका मतलब यह है कि देश को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत के पास उस वक्त मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री था जिसको वित्त मंत्री बनाया गया, लेकिन उन्होंने गति प्रदान करने का काम नहीं किया, बल्कि उसमें अवरोध उत्पन्न करने का काम। जो हमले किए गए भारत की अर्थव्यवस्था पे, उसका कारण है कि आज तक हमारी अर्थव्यवस्था उठ नहीं पाई। आपके पास प्लान बी क्या था? प्लान सी क्या था? प्लान डी क्या था? आपके पास कोई प्लान नहीं था, क्योंकि सरकार के पास टैलेंट की कमी है, जबरदस्त तरीके से कमी है। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, सारी चीजें बढ़ेंगी। कि जिस तरीके से आपने नोटबंदी लागू किया था, जिस तरीके से आपने जीएसटी लागू किया था, उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की कमर टूट गई, लाखों की संख्या में कंपनियां बंद हो गई। ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इसका नुकसान हो रहा है। लोगों को भरोसा ही नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि इनको अर्थव्यवस्था संभालने का कोई सलीका इनको पता है। देश के अंदर एक वर्ल्ड क्लास अर्थशास्त्री की जरूरत है। देश, जनता और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। पीएम मोदी को आपने सुन लिया। जब तब की बात है जब पीएम नहीं थे। चलिए अब आज की बात करते हैं। रुपया 90 पार और पीएम की इज्जत अब कहां गई? ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक अलार्म है। आज हर भारतीय का सवाल यही है। रुपया अमेरिकी डॉलर के सामने धराशाही और सरकार खामोश। विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी को उनका 2013 का बयान, जो कि अभी मैंने दिखाया शुरुआत में, वो याद दिला दिया। रुपया गिरने से पीएम की इज्जत गिरती है, अब क्या कहेंगे पीएम मोदी? कांग्रेस ने कहा कि 2014 में रुपया 58.6 पर सौंपा था, लेकिन आज 90 पार। क्या यहां भी शतक लगाने का इरादा है मोदी जी का? सवाल साफ है, रुपया क्यों गिर रहा है? क्या यह विफल आर्थिक और विदेश नीति का नतीजा है? विदेशी निवेशक क्यों भाग रहे हैं? अमेरिकी टैरिफ और ट्रेड डील की बाधाएं कितना बड़ा रोल निभा रही हैं? हालांकि सरकार और उनके चरण चुंबक ये समझाने में लगे हुए हैं कि रुपया कमजोर होना अच्छा है। दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है। तो फिर यह सवाल तो उठता ही है कि इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? क्या कच्चा तेल, सब्जी, फल सब महंगा होगा? लोन की ईएमआई बढ़ेगी? विदेश में पढ़ाई, सफर सब महंगा होगा? हालांकि इस मुगालते में मत रहिए कि आप मस्त रहेंगे, क्योंकि जब $1 की कीमत 90 रुपए हो जाए तो ये सिर्फ आपकी जेब नहीं काटता, आपकी उम्मीदें भी तोड़ता है। तो अब इसी विषय पर करते हैं चर्चा और जानेंगे कि मोदी की क्या कमियों के कारण रुपए की यह हालत हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब आज रुपए की और डॉलर की बात कर लेते हैं। आशुतोष सर, आपने शुरुआत में पीएम मोदी के भाषण सुने? जी बिल्कुल, मैंने सुना। और जो आपने सवाल खड़ा किया, दरअसल उसका जवाब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। अगर रुपया इतनी तेजी के साथ गिर रहा है, इसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। तो पिछले 11-12 सालों से
11.5 साल से तो प्रधानमंत्री खुद है वो। तो प्रधानमंत्री ने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया है कि दरअसल ये जो रुपया 90 पार करने की कोशिश कर रहा है, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो उस वक्त जो रुपए की कुल इस वक्त कीमत है वो 89.83। 2 हफ्ते पहले का जो रिकॉर्ड था 89.49, हाँ उससे आगे भाग गया है। यानी आज तो बहुत सर जल्दी आज दिन में रुपया 90.13 90 पॉइंट लगभग 2-3 ऐसे चला है 90.11। हाँ, अब अगर अभी बता रहे तो डेटा हल्का नीचे आया होगा। हाँ बिल्कुल। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जो बात उन्होंने 11 साल पहले या 12 साल पहले कही थी मनमोहन सिंह की सरकार के समय, जबकि भारत जो रुपया था डॉलर की तुलना में गिर रहा था, टूट रहा था, तब उन्होंने डंके की चोट पर कहा था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार कहा, दर्जनों बार इस बात को दोहराया। और उन्होंने कहा कि जो रुपया है जितनी तेजी के साथ नीचे जा रहा है तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था रुपए के कमजोर होने से चौपट हो रही है तो इस सवाल का जवाब कौन देगा कि आपके 11 साल सरकार में रहने के बाद अब 90 पार पहुंच रहा है आप रुपया डॉलर की तुलना में, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ चौपट हुई है। प्रधानमंत्री जी सवाल का जवाब देंगे क्या? क्या प्रधानमंत्री जी अपना खुद का वीडियो जो उन्होंने 11 साल पहले 12 साल पहले दिया था, बोला था, क्या उसको खुद को सुनेंगे? और अगर खुद को सुनेंगे तो क्या अपना माथा पीटेंगे? क्या अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं ठहराएंगे। क्योंकि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे इस वक्त भक्त लोग वो कह रहे नहीं, देखिए जैसे जैसे रुपया गिरेगा वैसे वैसे भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमारा जो सामान है कॉम्पिटिटिव होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ये तर्क दिया जा रहा, ये तर्क वो तमाम मूर्ख लोग दे रहे हैं जिनको ना अर्थव्यवस्था की समझ है, जो हर हालत में मोदी सरकार की हर नीति को डिफेंड करने के लिए सामने आ जाते हैं, बिना सोचे समझे कि जब वो इस तरीके की बातें करते हैं दुनिया उनको कितना बड़ा मूर्ख समझती है। ये जो स्थिति है, अभी पिछले ही महीने हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया, पिछले महीने बल्कि कुछ दिनों पहले जो मैंने कार्यक्रम किया कि तीसरी तिमाही में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.02% है, 8.2% है। अगर वो 8.2% थी और तब हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि वाकई में 8.2% है, अगर जीडीपी आपकी 8.2 पर बहुत तेजी के साथ भाग रही है, तब तो भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत अच्छा काम करना चाहिए, सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा काम करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था सरपट भाग रही है, इसका मतलब ये कि भारत की अर्थव्यवस्था के जो तमाम कारक वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है। क्या ऐसा है क्या? तब भी लोगों ने यह सवाल खड़ा किया था कि दरअसल ये जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 8.7, और जब भी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% के नीचे जाती है, इसका मतलब यह है कि आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं बल्कि खराब होने की स्थिति में आ गई है। और उस पर सोने में सुहागा या यह कहे घाव में मिर्च डालने का काम किया आईएमएफ ने। आईएमएफ ने यह कहा कि भारत के जो डेटा है वो डाउटफुल है, हम उनके ठीक से सर्वेलेंस नहीं कर सकते। यानी साफ साफ उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो डेटा प्रदान किए जा रहे हैं दरअसल वो झूठे हैं, नकली हैं या फर्जी हैं, लेकिन उनको सी कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी भारत में अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उस पर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मंचों में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उसको सही नहीं मानती हैं, उसमें वो गड़बड़ी देखती हैं। अब ऐसी अवस्था पैदा हो गई है जिसमें आप 90 पार रुपया जा रहा और फिर भी आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अक्टूबर के महीने के जो डेटा आए हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत बुरी हालत दिखाई पड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो माइनस में, कई ऐसे सेक्टर है जो माइनस में जा रहे हैं, जहां ग्रोथ ही नहीं हो रही बल्कि ग्रोथ कम हो रही, डी ग्रोथ हो रही है। और सितंबर के महीने में वो 8.2 दिखा रहे थे। तो एक महीने के अंदर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत डाउन चला जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिग्रोथ हो रही है उसमें? इसका मतलब यह है कि देश को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।
आशुतोष सर, तो क्या जो मनमोहन जी पे सवाल लगातार पीएम मोदी उठाते रहे और ये भी कहा जाता है कि पीएम मोदी के सबसे बड़े आलोचक सीएम मोदी हैं, जो उनके पुराने वीडियो देख ले, सबसे बड़ी आलोचना वो कर चुके हैं, अपनी पास में ही कर चुके हैं। तो ऐसा क्या क्या इन्होंने नहीं किया जो इन्हें करना चाहिए, तो रुपया थोड़ा काबू में रहता। कहते हैं कि ट्रंप का टैरिफ भी लग गया, ट्रेड डील पे बात नहीं बन पा रही है, विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, लगातार फंडिंग निकाली जा रही है। तो ये रोकने का कोई तरीका था कि मोदी जी अपना सही काम करना है, जो होना होता है वो बाजार में होता ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, 1991 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े बड़े संकट आए थे। उसका कारण बहुत सिंपल था। सिंपल यह था कि आजादी के बाद से सोचा गया कि भारत के अंदर जो आधारभूत ढांचा है, पहले उस पर काम किया जाए। और इसलिए जो सरकारें थी, सारा का सारा जो 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 आर्थिक प्रगति थी, उसको बेसिकली सरकार कंट्रोल करती थी, जिसको इंस्पेक्टर राज भी कह सकते हैं, लाइसेंस राज भी कहते हैं। यानी सब कुछ सरकार निर्धारित करती थी। जो प्लानिंग कमीशन था वो निर्धारित करता था। मार्केट इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था। लेकिन उसका हश्र ये हुआ कि आपके कुछ जो आधारभूत ढांचे हैं उसमें काफी सुधार हुआ, लेकिन चूंकि मार्केट के पास स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए आपकी अर्थव्यवस्था जिस तेजी के साथ ग्रो करनी चाहिए थी, उस तेजी के साथ ग्रो नहीं की। और हालत यहां तक पहुंच गई कि 1990-91 तक पहुंचते पहुंचते भारतीय अर्थव्यवस्था के दिवालिया होने के कगार में पहुंच गया। आपको सोना गिरवी रखना पड़ गया। और उसके बाद आपने अर्थव्यवस्था में सुधार किया। सुधार करने का मतलब यह था कि आपने जो इंस्पेक्टर राज था, जो लाइसेंस राज था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आपने भारतीय मार्केट जो था, बाजार था, उसको कॉम्पिटिटिव कर दिया। आपने तमाम बिजनेसमैनों को खुली छूट दे दी। और उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो उसके बाद से आपने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर ग्रोथ दिखाई पड़ने लगी। और भारत उस मामले में लकी था क्योंकि भारत के पास उस वक्त मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री था, जिसको वित्त मंत्री बनाया गया। नरसिम्हा राव ने अर्थशास्त्रियों की एक ऐसी टीम तैयार की जिन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों को बहुत करीने से करने का काम किया। और उस आर्थिक सुधारों की गति को ना तो एच डी देवगौड़ा के समय में रोकने की कोशिश की गई, ना ही आई के गुजराल के समय में, और ना ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में रोकने की कोशिश की गई उसको, बल्कि उसमें सुधार करने की कोशिश की गई। जब मनमोहन सिंह आए तो मनमोहन सिंह ने उस सुधार को और गति दी और भारत की अर्थव्यवस्था 2014 से लेकर 2011 तक लगभग 8 या 8.5% की रफ्तार से भाग रही थी। जबकि 2009 के समय में दुनिया एक आर्थिक संकट के दौर से गुजरी थी, रिसेशन के दौर से गुजरी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके पास बहुमत था। दुनिया को ये उम्मीद थी कि ये बहुमत आने के बाद वो आर्थिक सुधारों को और गति प्रदान करेंगे, लेकिन उन्होंने गति प्रदान करने का काम नहीं किया, बल्कि उसमें अवरोध उत्पन्न करने का काम किया। 2014, 2015, 2016 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7.58% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। लेकिन जैसे ही डिमोनेटाइजेशन कराया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बैठ गई। उसके बाद जिस तरीके से आपने जीएसटी लागू किया, उसने जो मीडियम और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थे, लाखों की संख्या में वो बंद हो गए और फिर वो दोबारा उठ नहीं पाए। फिर आपने कोविड के दौरान आपने पूरे देश को बंद कर दिया 1 महीने तक। उसका बहुत बुरा असर आपकी अर्थव्यवस्था पर। ये जो तीन जो हमले किए गए भारत की अर्थव्यवस्था पे, उसका कारण है कि आज तक हमारी अर्थव्यवस्था उठ नहीं पाई है। चौथा बड़ा कारण यह था कि भारत के पास जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो अर्थशास्त्री होते थे, वो अर्थशास्त्री आज सरकार के साथ काम नहीं करना चाहते। जो सेकंड ग्रेड जो अर्थशास्त्री हैं, उनको दरअसल जिम्मेदारी दी गई है कि आप सरकार के आर्थिक सलाहकार बनिए। यह बात पूर्व वित्त सचिव ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। तो होता क्या कि जब आपके पास टैलेंटेड लोग नहीं होते हैं ना, तो फिर अर्थव्यवस्था को कैसे किस दिशा में लेके जाना है, वो उसमें गति अवरोध उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि कहां पे रिफॉर्म करना है, कौन सा रिफॉर्म करना है, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक चीजें हैं उससे कैसे जोड़ना है। अब जैसे मान लीजिए कि दुनिया को मालूम था कि ट्रंप आने के बाद स्थितियां ठीक नहीं होंगी। आपने ट्रंप को अपना दोस्त घोषित कर दिया। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। आपके पास प्लान बी क्या था, प्लान सी क्या था, प्लान डी क्या था? आपके पास कोई प्लान नहीं था। लिहाजा क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच गया। और अब जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस वक्त भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है
वो इस वक्त हाईएस्ट एवर है, $49.7 बिलियन अक्टूबर 2025 में हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट है। इस वक्त लोग बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को यह डर है कि मार्केट पता नहीं ऊपर नीचे जिस तरीके से जा रहा है उससे क्या होगा। तो कम से कम जब आप सोना खरीदते हैं तो आपको ये रहता है कि आपके पास एक स्टेबिलिटी रहती है और आपको भरोसा रहता है क्योंकि सोना आपके हाथ से कहीं जाने वाला नहीं। लेकिन अगर आपने कहीं पैसा, फिर एक चीज और हो रही है कि जो भारतीय कंपनियां हैं उनको भारत की अर्थव्यवस्था में भरोसा नहीं है, वो अपना पैसा भारत से निकाल के वो अमेरिका में या दूसरी जगह पे लगा रहे हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो भारत में आना चाहिए था वो भी बड़े पैमाने पर आउटफ्लो हो रहा है, वो लोग यहां से निकाल के बाहर लगा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भारत की आर्थिक स्थिति में, भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें ना तो भारतीय कंपनियों को बहुत ज्यादा भरोसा है और ना ही जो अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स हैं उनको भरोसा है। अब आप उसको डेटा की जगलरी आप सिर्फ कर रहे हैं तो रुपया भागेगा, लेकिन क्या उसको संभालने की हमारे पास कोई नीति है? नहीं है। जब नीति नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति तो पैदा होगी। इसलिए मुझे कोई इसमें संदेह नहीं रहा और बार बार हम लगातार अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। और जब हमें बताने की कोशिश करते हैं तो हमारे पर यह आरोप लगता है कि दरअसल आप लोगों को गलत चीजें बता रहे हैं। हम डेटा फैक्ट के साथ आपको बता रहे हैं। जब आपने 8.2% की बात की तब बहुत भारत के तमाम जाने माने अर्थशास्त्री कह रहे थे कि अगर आपकी नॉमिनल जीडीपी 8.7% है और डिफ्लेटर सिर्फ 0.5% का अगर आप दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.7 हो, 10% के नीचे हो और आपकी अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो। सारे लोग, लेकिन चूंकि आज की माहौल में खौफ ज्यादा है, लोग डरे हुए हैं, अर्थशास्त्री भी खुलकर अपनी बातों को नहीं रखते हैं, इसलिए वो चुपके इशारा कर रहे थे। और मैंने अपने कार्यक्रम में जो अपने राजेश महापात्रा के साथ किया था उसमें मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में कई जो अर्थशास्त्री थे उनका हवाला देकर ये बात बताने की कोशिश की थी। तो जो 90 के पास जो रुपया जा रहा है बार बार और संभल नहीं रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में दिक्कतें हैं और इसको सुधारने का कोई फॉर्मूला सरकार के पास नहीं है क्योंकि सरकार के पास टैलेंट की कमी है, जबरदस्त तरीके से कमी है और उनको ये नहीं मालूम है कि चीजों को कैसे आगे लेके जाया जाए। और एक चीज और मैं जोड़ देता हूं, जिस तरीके से रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांट रहे हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था और खराब होगी। कई ऐसे राज्य होंगे जो आने वाले समय में दिवालिया भी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और रेवड़ियों बांटने का उनके पास कोई मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं होता। महाराष्ट्र इसका ताजा उदाहरण है कि वो बार बार बांट नहीं पा रहे और जिन लोगों को पैसे देने थे, जिन महिलाओं को पैसे देने थे, उसकी परिभाषा लगातार बदलते हुए दिखाई पड़ रही है। जी आशुतोष सर, अब तो ये जो आपने कहा कि ये तो मनमोहन को मौन मोहन और वो जो कि सही बात है, वो बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री थे और उनकी तारीफ यहाँ से लेके विदेशों तक में होती है। और लेकिन अब पीएम मोदी तो हर मामले में, विदेश नीति में, अर्थव्यवस्था में, बाकी चीजों में, और दिल्ली में बात करें, प्रदूषण में, लोकतंत्र के बारे में बात करी जाती है, हर जगह इनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज, हर बार जब ऐसे मुद्दे आते तो ये बात तो होती, सवाल उठता ही है, बनाई थी। इन मुद्दों में वो उस छवि का क्या हुआ? और इसी में सवाल शुरुआत में छोटा सा जवाब बता दें, जो कि मैंने शुरुआत में कहा कि बताया गया कि गिरने से बहुत फायदा हो रहा है, रुपया गिरने से आम आदमी के जेब पे कैसे वजन पड़ेगा? मैंने बताया कि सब्जी सब महंगा होगा, कैसे होगा और क्या क्या आम आदमी को दिक्कत हो सकती है, और अंत में मोदी की छवि स्ट्रॉन्ग लीडर से वीक लीडर वाली कैसे बनी? देखिए जब अर्थव्यवस्था, रुपए का लगातार गिरना अर्थव्यवस्था की कमजोरी का सूचक है। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, सारी चीजें बढ़ेंगी। किसी एक चीज पर पिन पॉइंट करना ठीक नहीं होगा। भारत की अर्थव्यवस्था की पिछले 5-6 सालों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मार्केट के अंदर कोई डिमांड ही नहीं है। कंज्यूमर, आप जब तक डिमांड नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लोग उसको खरीद नहीं रहे। आप कोई चीज फैक्ट्री में बना रहे हैं तो आप उतनी ही चीजें बनाएंगे ना जितना लोग चाहेंगे। अगर लोग कम चाहते हैं और आपने ज्यादा अगर प्रोड्यूस कर दिया तो फिर वो नुकसान होगा, उसका वो बर्बाद होगा। तो चूंकि डिमांड मार्केट के अंदर नहीं है,
इसलिए फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं है, इसलिए आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार बैठा हुआ है। 2014-15 के आसपास तो ये कहा जाता है 2022 में हमारा जो जीडीपी में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% का होगा। वो 2014 में भी 16-17% के आसपास था, आज भी 16-17% के आसपास है। तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी बढ़ ही नहीं रही। और उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि जिस तरीके से आपने नोटबंदी लागू किया था, जिस तरीके से आपने जीएसटी लागू किया था, उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की कमर टूट गई, लाखों की संख्या में कंपनियां बंद हो गई, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो इन छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो प्रोड्यूस कर रही थी, वहां लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा था। और इसलिए मैंने कहा कि जब तक मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होगा, तब तक आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ ही नहीं सकती है। और लोग डरे हुए हैं। नोटबंदी का जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि लोगों को ये भरोसा ही नहीं है कि कब अचानक पता चले नोटबंदी कर दे, कौन सी नोट कहां से कहां चला जाए। कब अचानक आप जीएसटी लागू कर दे, उसके बाद गलत तरीके से लागू कर दे, उसके बाद इंडस्ट्री पे उसका बुरा नुकसान पड़े। कब आप अचानक खड़े हो जाएंगे और सारा देश बंद कर देंगे। ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इसका नुकसान हो रहा। लोगों को भरोसा ही नहीं है, इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं है, भारतीय कंपनियों को भरोसा नहीं है। अभी जब टैरिफ अमेरिका ने जब 50% जब टैरिफ आपके ऊपर लगाया, तो हिंदुस्तान की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को इस बात का भरोसा था कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार ने इन कंपनियों को राम भरोसे छोड़ दिया। तो अब इन कंपनियों को ये हो गया कि अब जो कुछ करना है हमें अपने बल पे करना है। तो वो अपना प्रॉफिट देखेंगे, उनको जहां पैसे लगाने से फायदा होगा वहां पैसे लगाएंगे। वो क्यों भारत में पैसे लगाएंगे? इसलिए जो भारतीय कंपनियां वो भी अपना पैसा मार्केट से निकाल के बाहर लगा रही हैं। जो अमेरिकन कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां, वो भी अपना पैसा इन्वेस्टर्स निकाल के बाहर लगा रहे हैं। तो इस वजह से आप डेटा की फर्जी कर लीजिए, डेटा को आप उल्टा पुल्टा कर लीजिए, डेटा की बाजीगरी कर लीजिए, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत तो सबको पता। सड़क पर जब आदमी निकलता है तो उसको मालूम है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और मार्केट में डिमांड बढ़ नहीं रही। आशुतोष सर, जो मैंने सवाल था उसमें एक ये बाकी रह गया, क्या इन्होंने देश को राम भरोसे ही छोड़ रखा है? इनको कैसे याद किया जाएगा बाद में? नहीं, मुझे लगता नहीं कि इनको अर्थव्यवस्था संभालने का कोई सलीका इनको पता है। अब ये राम भरोसे कहें या कुछ भी कह लें, आप तर्क तो कुछ भी दे सकते हैं। हकीकत यह है कि इस देश को एक बहुत वर्ल्ड क्लास अर्थशास्त्री चाहिए, जो देश की आर्थिक व्यवस्था की कमजोरियों को समझकर नीतियों में क्रांतिकारी बदलाव कर सके और जनता को साथ में लेके फैसले कर सके, विपक्ष को साथ में लेके फैसले कर सके। देखिए, आप नीति लेके आते हैं, अगर विपक्ष को आप भरोसे में लेके नहीं चलेंगे तो वो नीतियों पर विपक्ष लगातार हमले करेगा। आपने कृषि कानून लेकर आए, मैं उस कृषि कानून के पक्ष में था, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको लागू किया उससे किसान सड़कों पर उतर आए, आपको वापस लेना पड़ा। अब जो श्रम कानून आप लेकर आए हैं, इसमें भी आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, इसका भी विपक्ष विरोध कर रहा है। तो कुछ चीजें आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके करना पड़ता है, जनता को कॉन्फिडेंस में लेके चलना पड़ता है। आप मनमाना करने से नहीं काम चलने वाला है। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो दो चीजें बहुत स्पष्ट है। एक, देश के अंदर एक वर्ल्ड क्लास अर्थशास्त्री की जरूरत है, और ताकि वो देश की आर्थिक स्थिति को समझ के नई नीतियां सरकार को बना के दे और एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए। दूसरा, देश, जनता और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने से, सिर्फ पोलराइज करने से पॉलिटिक्स तो चल सकती है, चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। बिल्कुल। तो अब जो मोदी जी की राजनीति है वो इसी प्रकार की है, और देश को तो बट्टा लग ही रहा है, हर मामले में लग रहा है। लेकिन वही है कि उनके चरण चुम्बक और बाकी लोग जो समर्थक लोग हैं और कुछ मीडिया वाले भी हैं, चरण चुम्बक उन्हीं को कहा जाता है, वो लगातार फायदे गिनाने में लगे पड़े हैं। लेकिन जो आशुतोष जी ने डेटा के साथ आपको बताया, उससे आपकी जेब नहीं, आपकी उम्मीदें भी टूटेंगी अगर ऐसे ही काम चलता रहा। और कुल मिलाकर अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आप ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। अगले रात 10 बजे आशुतोष जी सारे मुद्दों को मिलाकर एक शो भी कर रहे हैं, आप उसको भी देखिएगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.